एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीटीपी की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके। आज हमारी क्लास 14 है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, अटेंशन, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं और काफ़ी नंबर आपको ये टॉपिक दिलाने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं जो स्टेट लेवल पे टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, आरपीएससी, और जो बच्चे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम पर मिल सके। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट, क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। गाइडेंस होती क्या है? ठीक है, गाइडेंस वो होती है जब आपको कोई व्यक्ति गाइड करता है, ठीक है, आपको निर्देशन देता है, ठीक है, और उसको फॉलो करना और ना फॉलो करना वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइडेंस क्या, एक रास्ता होता है जिस पे चलना है या नहीं चलना है वो आपका कॉल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गाइडेंस। गाइडेंस किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है, चाहे आपका टीचर हो, फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो, ठीक है, बट आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड हो करता है, ठीक है। जो काउंसलिंग होती है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दी जाती है, ठीक है, ये केवल एक्सपर्ट लोगों द्वारा दी जाती है जो उस फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल कर रखी है और वो जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी है, उस वो काउंसलिंग करते हैं, परामर्श देते हैं। ओके, तो निर्देशन क्या है, सहायता देने की प्रक्रिया होते हैं जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक निर्देशन देने वाला और एक निर्देशन लेने वाला, ठीक है। तो निर्देशन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। पहला है आपका व्यक्तिगत निर्देशन, इंडिविजुअल गाइडेंस, जो पर्सन टू पर्सन दी जाती है, ठीक है। मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे से कॉल किया कि मुझे बताओ कि मैं एस्टेट की तैयारी कैसे करूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो वो क्या होगा, आपका पर्सनल टू पर्सनल गाइड करना होगा। शैक्षिक निर्देशन वो निर्देशन होता है जो एजुकेशन से संबंधित होता है, ठीक है, ये इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति को जब हम एजुकेशन गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, उसको आगे क्या करना है, ठीक है, शिक्षा में कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरी होती है सेमिनार, ठीक है, आपके लिए सेमिनार किए जाते हैं, ठीक है, जो ग्रुप में दी जाती है। फिर थर्ड है आपका व्यावसायिक निर्देशन, प्रोफेशनल गाइडेंस, ठीक है। प्रोफेशनल गाइडेंस कि आपको आगे चल के कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, ठीक है, आपको कैसे आगे बढ़ना है और किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, वो क्या हो जाएगी, प्रोफेशनल गाइडेंस हो जाएगी। अब शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन गाइडेंस, ठीक है। अब इसके क्या उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम में मदद करना। अगर आपको कोई गाइड कर देगा तो आपको पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या, उसके बारे में पता चल जाएगा। छात्र में अपनी अंत शक्तियों को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छी आदतों का विकास होगा, ठीक है, स्वस्थ समायोजन होगा, ठीक है, हेल्दी एडजस्टमेंट होगा, पाठ्यक्रमों के प्रति रुचि पैदा होगी, ठीक है। अगर उनको कोई गाइड कर दे कि आपको सिलेबस ये है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है, वो देखेंगे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, और उसके बाद अगर वो कर सकते हैं तो उनमें क्या होगी, इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो बच्चे वैसे ही उस चीज़ को नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत निर्देशन के 4 स्तरों पर किया जाता है, ठीक है, इसके 4 लेवल होते हैं। पहला है आपका प्राथमिक स्कूल स्तर, जो जॉन एंड क्रो ने द्वारा दिया गया है, ये 1st to 5th क्लास में दिया जाता है। फिर आता है आपका मध्य स्कूल स्तर, जो 6th to 8th क्लास में दिया जाता है। फिर आपका आता है हाई स्कूल, 9th to 10th क्लास में दिया जाता है। फिर आता है आपका कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर, ठीक है, जो आपका कॉलेज में दिया जाता है और 11th-12th में दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइडेंस का मतलब क्या होता है, सीधा मतलब क्या है, सहायता प्रदान करना, ठीक है। फिर आता है निर्देशन। निर्देशन की कौन कौन सी तकनीक होती है, टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस। एक होती है अमान्यीकृत तकनीक, नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक्स, ठीक है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, जैसे कि प्रश्नावली, परीक्षण,
समाजमिति, आत्मकथा, निर्धारण, मापनी, वृत्तांत, अभिलेख, व्यक्ति अध्ययन, संचय, व्रत। ठीक है। मानकीकृत तकनीक वो होती है, स्टैंडर्डाइज रूल रेगुलेशन होते हैं, सब कुछ फिक्स्ड होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम, एस्टेट का एग्जाम। ठीक है। एक टाइम लिमिट होती है और एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। आपको इस टाइम पे ये कंप्लीट करना है, तो ये सब क्या होती है, मानकीकृत तकनीकें होती हैं। तो इसमें क्या क्या है, अभिक्षमता तकनीक, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि तालिका, व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है। अब आता है परामर्श क्या होता है। ठीक है। अभी हमने गाइडेंस को अच्छे से समझ लिया, तो गाइडेंस क्या है, किसी को सहायता प्रदान करना। ठीक है। परामर्श क्या है, काउंसलिंग क्या है, इसमें काउंसलिंग एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा दी जाती है, जो उसमें क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, महारत होता है और वो उसने ट्रेनिंग ली होती है। ठीक है। इसके अंदर जो व्यक्ति को समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। ठीक है। तो जो आपको काउंसलिंग दे रहा है, ठीक है, जो काउंसलर है वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड को यूज करता है। ठीक है। परामर्श एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक उपागमों एवं प्रविधियों, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड का प्रयोग करके व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किया जाता है और समस्या का समाधान करके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। ठीक है। जो भी समस्या है उसको हल किया जाता है। परामर्श परामर्शित तथा परामर्शदाता के बीच में अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया होती है। ये पर्सन टू पर्सन होती है। ठीक है। एक तो व्यक्ति होगा जो परामर्श लेने आया और एक है जो परामर्श देने आया। ठीक है। तो जो परामर्श देता है वो परामर्शदाता काउंसलर होता है, जो लेने आया वो परामर्श या परामर्शी कहलाता है। परामर्श का स्वरूप विकासात्मक होता है और उपचारात्मक होता है। ठीक है। उपचारात्मक कैसे, इसमें समस्या का समाधान होता है, उसका उपचार किया जाता है और उससे क्या होता है, परामर्श जो दी जाती है तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का विकास भी होता है। तो ये दोनों होता है। परामर्श के उपागम, ठीक है, अप्रोच टू काउंसलिंग। पहला है आपका निर्देशात्मक उपागम। ठीक है। जो विलियम परामर्श दाता का महत्व है। ठीक है। विलियम्स द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो मेन जो रोल प्ले करता है वो परामर्श इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो काउंसलर है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपको काउंसलिंग दे रहा है। ठीक है। अनिर्देशनात्मक उपागम, डायरेक्टिव अप्रोच, जो कॉल रोजर्स द्वारा दी गई थी, इसमें जो परामर्श लेने आया है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे हम परामर्शी कहते हैं। संकलात्मक उपागम, समेटिव अप्रोच, जो थॉर्न द्वारा दी गई है, इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब परामर्श एवं निर्देशन में अंतर क्या है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, परामर्श का मतलब क्या होता है, किसी को गाइड करना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को हेल्प करना, और मानना और ना मानना उसके ऊपर डिपेंड करता है। निर्देशन का मतलब किसी की समस्या का समाधान करना। ठीक है। परामर्श में दी गई सूचना का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष आदत या लक्षण को दूर करना होता है। इसका उद्देश्य चिकित्सीय होता है। ठीक है। निर्देशन में दी गई सूचना का उद्देश्य व्यक्ति की समस्या का समाधान में तथा समायोजन में मदद करता है। रूथ एंड स्ट्रॉन्ग ने कहा है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अटेंशन, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अवधान, अटेंशन क्या होता है। ठीक है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अगर आपका किसी चीज पे ध्यान चले जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अटेंशन, अवधान कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हैं, उस लड़की ने कौन सी ड्रेस पहनी है, उसका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, ये सब क्या है, अटेंशन कहलाता है। ठीक है। दिन प्रतिदिन हमारी ज्ञानेंद्रियां उनके उद्दीपकों के प्रति प्रभावित होती रहती है। इन सभी उद्दीपकों के प्रति हम अनुक्रिया नहीं करते, परंतु अपनी रुचि के अनुसार कुछ उद्दीपकों के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अवधान, अटेंशन कहते हैं। ठीक है। हमारा अचानक से किसी के ऊपर ध्यान चले जाना। ठीक है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। अचानक से हमारे किसी पे ध्यान चला गया, लेकिन ध्यान भी उन चीज पे जाएगा जहाँ पे हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है। और जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहीं पर ही हम रुचि देते हैं। अवधान की विशेषता क्या है, अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया होती है कि हम चूज करते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं लेकिन जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होगा हमारा ध्यान वहीं जाता है। अवधान की प्रक्रिया में विशेष शारीरिक मुद्रा मुद्रा होती है। ठीक है। कोई चीज हम देखते हैं तो हमारी एक क्या होती है, एक मुद्रा होती है शारीरिक। अवधान स्वरूप प्रेरणात्मक होता है।
अवधान में कुछ ही उद्दीपक या वस्तुएं चेतना केंद्र में होती हैं, ठीक है। अब आप एक रूम में बैठे हो, बहुत सारी चीजें हैं उस रूम में, लेकिन आपका ध्यान पर्टिकुलर चीजों में ही जाता है, ठीक है। अवधान के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका ऐच्छिक अवधान, अपनी इच्छा से ध्यान चले आना, ठीक है। अब जैसे कि आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, आपका सीडीपी, आपका हिंदी। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा क्लास लेनी है, ठीक है, जिसमें आपकी रुचि होगी, जो अपनी इच्छा से करना चाहोगे, वो क्या होगा, ऐच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान, वस्तु पर ध्यान चले जाना, ठीक है। कोई भी चीज चल रही है, आपका अचानक से ध्यान चलेगा, वो अनैच्छिक अवधान होगा। अभ्यासमिक अध्ययन, अपने आप ध्यान चले जाना, ठीक है। आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, अचानक से कोई चीज हो रही थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका ध्यान चले जाना, ठीक है, उसे हम अभ्यासिक अवधान कहते हैं। अवधान के निर्धारक, ठीक है, पहला है आपका उद्दीपक के तीव्रता, ठीक है। उद्दीपक की तीव्रता का मतलब है कि आप एक पार्टी में गए, ठीक है, सभी लोगों ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत डार्क कलर के कपड़े, मतलब बहुत ही चमक रहा था, तो ये क्या, उसकी वजह से भी आपका ध्यान चले जाता है, उसे हम उद्दीपक की तीव्रता कहते हैं। फिर आता है उद्दीपक में परिवर्तन, फिर उद्दीपक में गित्ती, इसमें भी ध्यान चले जाता है। जैसे कि सब लोग नॉर्मल गाड़ी, एक बाइक वाला अचानक से बहुत तेजी से गाड़ी ले गया, तो हमारा ध्यान वहां पे भी चला जाता है। उद्दीपक का आकार सब नॉर्मल शेप का होता है, अगर कोई डिफरेंट शेप होती है तब भी हमारा ध्यान चला जाता है। उद्दीपक में नवीनता, ठीक है, कोई नई चीज देखते हैं तो हमारा ध्यान ऑब्वियसली जाता ही है, ठीक है। इंटरेस्ट, अभिरुचि, अभिरुचि क्या है, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारा ध्यान केवल उन चीजों पे जाता है जिन पर हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट, किसी का सीडीपी में पढ़ने में होगा, किसी का हिंदी पढ़ने में, किसी का मैथ में पढ़ने में होगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है वो काम करता है और वहीं पर ही ध्यान जाता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात, एक होता है अर्जित। जन्मजात, जो जन्म से इंटरेस्ट है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स को क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में बहुत पसंद है, ठीक है, तो उसके बच्चे को भी क्रिकेट में पसंद होगा। अब ये गुण कैसे आया है, हेरिडिटी द्वारा आया है, ये जन्म से ही होता है, ठीक है। अब अर्जित अभिरुचि क्या होती है, जो हम एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है, जो हम सीखते हैं, जैसे कि डांस सीख लिया, सिंगिंग सीख लिया, ठीक है, जो हम अर्जित करते हैं उसे हम अर्जित अभिरुचि कहते हैं। पहला होता है आपका इसमें शिक्षित निर्मित प्रवृत्ति, ठीक है, टीचर क्रिएटेड प्रवि प्रविधि होती है, मेथड होता है, जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट को जानने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। पहला है चिन्हांकन सूची, ठीक है, चेकलिस्ट बनाई जाती है, बहुत सारे इंटरेस्ट लिख दिए जाते हैं, बच्चे उसमें चेक का निशान लगाते हैं। फिर है श्रेणीकरण, सीक्वेंस में पहला आपका कौन सा इंटरेस्ट है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। फिर है स्वतंत्र अनुक्रिया सिद्धांत, फ्रीली छोड़ दिया जाता है, जो आपका इंटरेस्ट है आप वो करो, ठीक है। फिर आता है रेटिंग, मापने रेट्स में किया जाता है। फिर सेकंड है आपका मानक अभिरुचि परीक्षण, ठीक है, जिसे कुदूर अभिरुचि परीक्षण, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग अभिरुचि परीक्षण, ठीक है, होता है, ठीक है। फिर है आपका मिनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री और जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपके मानक अभिरुचि परीक्षण में आते हैं। मानक मतलब जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अभी क्षमता एप्टीट्यूड क्या होता है, जैसे कि आपका सी टेट, एस्टेट, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो आपकी क्या करते हैं, कैपेबिलिटी की, आपकी क्षमता की जांच करते हैं कि आप उस कितने योग्य हैं, तो ये क्या आपका एप्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अभी क्षमता का अर्थ है किसी खास विषय या क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि आदि विकसित करने की क्षमता से होता है, ठीक है। अभिक्षमता का मापन, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में अभिक्षमता का मापन न करके कई विशेष क्षेत्रों में क्षमता का मापन करना। इन परीक्षणों में बहु अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं, जैसे डैट और GATB, ठीक है। डैट, DAT डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जैसे आपका सीटेट क्या है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में नहीं मापन करते, कई विषयों में इसकी क्षमता का मापन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे सीटेट में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है,
फिर आता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। सिर्फ एक प्रकार की अभिक्षमता का मापन किया जाता है। जैसे आपको पीजीटी में एक कंसर्न सब्जेक्ट होता है, ठीक है, किसी का एसएसटी होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का हिंदी होगा, तो उसे बोलते हैं हम मिनोसेटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट भी बोलते हैं, एसआरए मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर है शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण होता क्या है, ठीक है। शक्ति परीक्षण ऐसे परीक्षणों में ऐसे विषय शामिल होते हैं जो आमतौर पर कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं। धीरे धीरे इनका जो लेवल होता है वो क्या होता है, कठिन होता जाता है, ठीक है। इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। फिर आपका गति परीक्षण, स्पीड टेस्ट। इसमें विषयों से बना एक परीक्षण होता है जो इतना आसान है कि विषय कभी भी गलत उत्तर नहीं देता, जो अपने अंक छात्र द्वारा हल प्रश्नों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो टाइम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि दिए गए टाइम में आप वो टेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका आता है नेक्स्ट प्रदर्शन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। ये वे परीक्षण होता है जिसमें परीक्षार्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय एक कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के परीक्षण विषय में भाषा के उपयोग पर रोक लगाते हैं, ठीक है। इसमें आपसे एक एक्टिविटी कराई जाती है और उस बेस पे आपका परीक्षण किया जाता है। फिर आपका आता है मनोवृत्ति, ठीक है, एप्टीट्यूड, ठीक है। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया रिस्पॉन्स करने की एक मानसिक तत्परता होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई बात करे तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वही मनोवृत्ति कहलाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फिर आपका आता है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा, अगर आपका अच्छा मूड है तो आप खुश रहेंगे, ठीक है। अगर आपका बैड मूड है, ठीक है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन ओके, तो फिर क्या है मेंटल हेल्थ, क्या है मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडजस्ट में। अगर आप हैप्पी मूड में हो, ठीक है, खुश हो, तो आप आसानी से एडजस्ट कर लोगे समाज में। लेकिन अगर आप सैड हो तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कामकाज है। मानसिक स्वास्थ्य ही यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, हेडफील्ड द्वारा दी गई है। समायोजन का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकता और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थिति में संतुलन रखता है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पर गए, वहीं पर वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी आपने क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया उस सिचुएशन में, तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। गेट्स एवं अन्य के शब्दों में समायोजन का अर्थ, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। कुसमायोजित व्यवहार क्या होता है, ठीक है। कुसमायोजित व्यवहार वो होता है जब आप वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मानव जीवन विकास पर निर्भर है, जब उसे विकास में अवरुद्धता प्रतीत होती है तो वह दुखी हो जाता है, ठीक है। जब वो समायोजन नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा, दुखी होगा हमेशा और असफलता को प्राप्त होता है, जिसे उसका कुसमायोजन व्यवहार माना जाता है। असामान्य व्यवहार को भी मनोविज्ञान ने कुसमायोजन माना है। कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण कौन से होते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति अपने को परिवेश के अनुकूल बनाने में असमर्थ होते हैं। वह अनिश्चित मन वाला, अस्थिर बुद्धि वाला, संवेगात्मक रूप से असंतुलित, अनिर्दिष्ट उद्देश्य वाला, घृणा, द्वेष एवं बदले की भावना वाला होता है। वह असामाजिक, स्वार्थी और सर्वदा दुखी रहता है। वह साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर भी मानसिक संतुलन खो देता है और स्नायु रोगी से पीड़ित होता है, मानसिक द्वंद्व होता है एवं कहटा से ग्रस्त होता है तथा तनावयुक्त होता है। तो इसके कुसमायोजन के मानसिक लक्षण कौन से, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल टेंशन होता है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सीडीपी के नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको भी ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगी, ओके। सीडीपी कंप्लीट सीरीज की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। हमारी सीडीपी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, केवल अभी 2 क्लासेस बची हैं, ठीक है। बस उसको हम आज ही कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथन क्लासेस चलेंगी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें, ठीक है।
कमेंट करके ज़रूर बताएँ आज का सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।